नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ज्योग्राफी के नए लेक्चर में। तो हम अपने पिछले लेक्चर में हमने क्या किया था, हमने थोड़ी बहुत इंट्रोडक्शन ले लिया था। हमने ले ली थी क्या, किसके बारे में? प्रायद्वीपीय भारत के बारे में। अब जब हमें प्रायद्वीपीय भारत पढ़ना है तो हमें जानना होगा कि प्रायद्वीपीय भारत में हमें क्या क्या पढ़ना है, बेसिक क्या क्या आइडिया लेना है, हमें किस चीज या किस किस चीज के बारे में पढ़ना है। ठीक है। तुम्हें क्या क्या पढ़ना है? जो अरावली की जो पहाड़ियां हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। मालवा के पठार के बारे, अरावली के पठार, मालवा का पठार। ठीक है। फिर विंध्या जो रेंज है माउंटेन्स का, सतपुड़ा जो रेंज है माउंटेन्स का। फिर छोटा नागपुर का पठार पढ़ना है, दक्कन लावा का पठार, कर्नाटक का पठार, तेलंगाना का पठार, फिर शिलोंग प्लेट्यू, लास्ट में पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट। इन सारा जो हम इस इन सारों के बारे में हम जब पढ़ेंगे तो हमारा जो पूरा पेनिनसुलर इंडिया है, यानी जो प्रायद्वीपीय भारत है, वो हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो थोड़ा मैप में समझ लेते हैं कि मैप में आखिर ये पढ़ते कहाँ कहाँ है, भाई इनकी लोकेशन क्या है, क्योंकि वो भी तो इंपॉर्टेंट है ना समझना। ज्योग्राफी बिना मैप के कैसे पढ़ेंगे यार। मैप तो जरूरी है जानना कि भाई क्या क्या है, कहाँ कहाँ क्या है। ठीक है। तो मैप समझते हैं पहले। देखिए, जस्ट ए मिनट। हाँ, पहला मैंने कहा अरावली, अरावली की पहाड़ियां। ये जो एरिया है ना, ये पूरा अरावली वाला बेल्ट है। ठीक। फिर मैंने कहा मालवा का पठार, तो मालवा का जो पठार है, ये जो एरिया है, इस एरिया में मालवा का पठार पाया जाता है। मैं सब बताऊंगा कि अरावली कैसे बना, मालवा का पठार का क्या खासियत है, वो कैसे बना, क्या नुकसान है। सबके बारे में डिटेल में बात करेंगे। ज्यादा डिटेल में नहीं, थोड़ी थोड़ी जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। फिर मैंने कहा विंध्या रेंज पढ़ना है, तो विंध्या रेंज ये आपका ये क्षेत्र जो है, ये विंध्या रेंज है। उसके नीचे ये जो क्षेत्र है, ये सतपुड़ा की पहाड़ियां हैं। ठीक है। सतपुड़ा की पहाड़ियां थोड़ी सी फैली हुई हैं। ठीक है, ये सतपुड़ा का पहाड़ियां हैं। फिर उसके नीचे जो ये क्षेत्र है, ये पूरा दक्कन लावा का पठार है आपका। उसके नीचे ये कर्नाटका प्लेट्यू है। ठीक। फिर आपका यहाँ पे तेलंगाना का पठार है। फिर ऊपर जाएंगे तो ये छोटा नागपुर प्लेट्यू है, ये शिलोंग प्लेट्यू। ठीक, कुछ बचा नहीं बचा। दो चीज बच रही है, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट। भाई पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट जो है ना, वो पहाड़ियों की श्रृंखलाएं हैं, लेकिन उन्हें भी हम इसी में पढ़ेंगे। कहाँ ये आपका जो है, सटके एकदम समुद्र तट से सटके पहाड़ियों की श्रृंखला जैसे पश्चिमी घाट है। और ये जो आपका है, ये आपका पूर्वी घाट है। इनके बारे में हमें टोटल पढ़ना है। तो आइए शुरू करते हैं अपना लेक्चर। पहला टॉपिक क्या है? पहला है अरावली की पहाड़ियां। ठीक। अगर आप मैप में देखें तो ये कुछ राजस्थान वाला जो बेल्ट है ना, ऐसे, यानी ये जो बेल्ट है, ये वाला जो क्षेत्र है, ये है अरावली की पहाड़ियां। तो अगर इसको आप देखें, ये कुछ ऐसे है। एक बार इसको आप देखें तो आपको इतना समझ में आ रहा है कि ये जो पहाड़ी है, यानी जो अरावली की जो पहाड़ियां हैं, ये जो पूर्व उत्तर है वहां क्या है, पतली है। तो दक्षिण में क्या है, ये चौड़ी है। पहली खासियत ये। दूसरी सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये फोल्ड माउंटेन है। फोल्ड माउंटेन मतलब ये वलित पर्वत है। अब वलित पर्वत क्या होता है ये मैं बता चुका हूँ आपको, एक बार रिवाइज करा देता हूँ वलित पर्वत क्या होता है। वलित पर्वत मतलब ऐसा पर्वत जो फोल्डिंग से बना है। फोल्डिंग मतलब कि कहते हैं ना कि ऐसे कुछ, मान लीजिए प्लेट्स टकराई, बीच में जो हिस्सा था वो दबा, अब वो ऐसे ऐसे सीरीज में उठ गया। कि दो प्लेट ऐसे टकरा रही हैं, ऐसे एक प्लेट आई, एक ऐसे प्लेट आई, बीच का हिस्सा क्या था, वो ऐसे ऐसे उठ गया लेयरिंग में। मतलब जैसे नहीं, कोई कपड़ा होता है, कपड़े को आप दोनों तरफ से दबाइए तो ऐसे ऐसे सीरीज में उठ जाता है। तो वो कुछ वैसा ही ये बीच का हिस्सा ऐसे उठ गया। जैसे अपना हिमालय, हिमालय भी तो वलित पर्वत है। ये बीच वाला जो पोर्शन है उसको बोलते हैं हिमाद्री सबसे ऊंचा। फिर ये लघु हिमालय यानी मिडिल हिमालय, या शिवालिक, सॉरी, या हिमाचल श्रेणी। सबसे लास्ट वाला कौन सा है? शिवालिक। उसी तरह जो अरावली है, ये भी वलित पर्वत का एग्जाम्पल था क्या मतलब है। लेकिन ये कहते हैं ना, ओल्ड फोल्ड माउंटेन है, बहुत पहले बना था।
और जो हिमालय है वो लेटेस्ट है, मतलब न्यू फोल्ड माउंटेन या यंग फोल्ड माउंटेन, हिमालय अपना। ठीक है, इतनी चीज समझ में आ गई है आपको। अब जैसे कि मैंने ये कहा कि ये ओल्ड फोल्ड माउंटेन है, तो भाई बहुत पहले बना था, ओल्ड है, इसका मतलब समय के साथ साथ इसकी ऊंचाई घटी होगी, क्योंकि ये काफी पहले का बना हुआ है। तो समय के साथ साथ क्या हुआ, वेदरिंग हुआ और इरोजन हुआ। ठीक है, वेदरिंग एंड इरोजन यानी अपक्षय और अपरदन। हिंदी में क्या बोलते हैं, अपक्षय और अपरदन हुआ। यानी जो आज जो हाइट है, आपकी जो क्या बोलते हैं, अरावली की, वो जो हाइट है ना, वो आज की हाइट है, ठीक है। लेकिन जब ये बना होगा, जब ये अपने पीक पे रहा होगा, तो इसकी हाइट ये मानी जाती है कि ये भी कुछ हिमालय के कंपैरिजन में ऐसा ही कुछ था। ठीक है, हिमालय उतना ऊंचा था नहीं था, अलग है, डिबेटेबल टॉपिक है, रिसर्च का टॉपिक है। लेकिन इसकी भी कहानी कुछ वैसी ही थी। समय के साथ साथ अक्षय पर्दन होता गया, तो आज इसकी हाइट इतनी बची है। तो इतनी चीज हमने जान ली। ओल्ड फोल्ड माउंटेन है, और ऊपर क्या है, पतला है, नीचे मतलब साउथ में क्या है, चौड़ा है। और क्या खासियत है इसकी, अगर इसको आप देखें, अगर मैप में देखें, ठीक है, वैसे बताना तो नहीं चाहिए अभी इस बारे में, टॉपिक डिस्कस तो नहीं करना चाहिए, लेकिन थोड़ा सा मैं आइडिया दे देता हूँ, क्योंकि ये बाद में हमें पढ़ने का काम आएगा, जब हम पढ़ेंगे ना, तो बाद में ये जो अभी नॉलेज है ना, ये बाद में काम आएगी। इसलिए मैं थोड़ा सा इसके बारे में बता दें, ये आपका क्या है, अरावली। थोड़ा मानसून का मैं जिक्र करूंगा। जो मानसून की पवनें होती हैं वो इधर से बहती हैं, ऐसे बहती हैं। ठीक है, आपने सुना होगा सबसे पहले भारत में मानसून कहाँ आता है, केरल आता है, इस जगह पे। जो मानसून की पवनें हैं जब यहाँ पे आती हैं, तो यहाँ से ये दो हिस्से में बट के, एक हिस्सा इधर गया और एक हिस्सा इधर चला जाता है, मतलब पवनों का, वायु का, विंड का, मानसून विंड का। इस हिस्से को बोलते हैं बंगाल की खाड़ी वाला ब्रांच। ठीक, और ये वाले उसको हिस्से को बोलते हैं अरब सागर ब्रांच। अरब सागर, ठीक है, अरेबियन सी ब्रांच और बे ऑफ बंगाल ब्रांच। तो हमें पता है कि यहाँ पे क्या है, पश्चिमी घाट है। पश्चिमी घाट क्या है, ए सीरीज ऑफ माउंटेन्स अलोंग द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया। माउंटेन चेन है ये, जो वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया पे स्थित है। तो जब ये अरेबियन सी ब्रांच इधर से जाती है ना, तो ये इधर से क्रॉस नहीं कर पाती, मतलब ये इधर से क्रॉस करके अंदर नहीं घुस पाती, ये नहीं हो पाता। लेकिन जब ये यहाँ पहुंचती है, तो ये अंदर घुसती है भारत में, लेकिन ये अरावली के पैरेलल बह के निकल जाती है। ठीक, अगर अरावली जो इस शेप में है, अगर ये ऐसे रहता, तो ये मानसून की पवनें टकराती। ठीक, ऐसे समझिए, मानसून की पवनें टकराती और ये ऊपर उठती, ऊपर उठने के बाद क्या होता है, बादल का निर्माण होता है और बारिश होती। यानी ये जो सूखा क्षेत्र है, जहाँ रेगिस्तान है, जहाँ पे पानी नहीं है, खेती बहुत अच्छी नहीं होती, तो ये हो सकता है वहां बारिश होती है और बारिश का क्षेत्र होता है। लेकिन इनका जो लोकेशन है ना, कुछ इनका जो पोजीशन है ऐसे है, पवनें यहाँ से पैरेलल निकल जा रही हैं, तो बारिश इधर होती नहीं है। तो सिर्फ एरिया क्या है, शुष्क है। अब ये जो हो रहा है कि टकरा के हवा ऊपर उठ रही है, बारिश हो रही है, या ये जो कंडीशन है मानसून का, तो ये सब बाद में डिस्कस करेंगे। पहले आप इतना समझ लीजिए कि इनके पोजीशन से हुआ क्या। तो ये एरिया क्या है, थोड़ा सा शुष्क है। शुष्क मतलब क्या, ड्राई है। तो ये तो मान लीजिए अरावली की कहानी थी। जो अरावली है ना अपना, अरावली जो पहाड़ियां हैं, इनको कहते हैं जल विभाजक। जल विभाजक क्यों कहते हैं, जिसके पीछे कहानी है, कहानी में कारण है। ठीक है, जल विभाजक का मतलब होता है कि ऐसा लैंडमास, यानी ऐसा क्षेत्र जो नदियों को या जल के स्रोत या जल को दो भाग में डिवाइड करे, दो हिस्से में। जब अरावली को हम देखते हैं, तो आप ये देखिए कि इधर जो नदियां हैं, ये इधर बह रही हैं, गंगा हुआ, गंगा हुई, यमुना,
चंबल, सिंध, बेतवा, केन, सोन नदी, ठीक है। और इधर जो नदियां हैं, माही, इनका डायरेक्शन किधर है? इधर। लूनी, साबरमती। यानी इसने क्या किया, इस हिस्से ने क्या किया, अरावली ने क्या किया कि जल को इसने दो भाग में विभाजन कर दिया, एक हिस्सा इधर, एक हिस्सा इधर। दोनों का डायरेक्शन अलग अलग है। तो इसीलिए अरावली को कहते हैं जल विभाजक क्षेत्र या जल विभाजक, यानी इसको कहते हैं परफेक्ट वाटर डिवाइड। इंग्लिश में मैं लिख देता हूँ, अरावली इज अ परफेक्ट वाटर डिवाइड। जल विभाजक। ठीक? मैंने आपको ये बताया था कि जो अरावली है वो ओल्ड फोल्ड माउंटेन था, आज उसकी हाइट घट घट के बहुत कम हो चुकी है। तो जो यहाँ की जो सबसे हाईएस्ट पीक है उसका नाम है गुरु शिखर। इसको माउंट आबू भी कहते हैं। क्या कहते हैं? माउंट आबू। माउंट आबू तो नाम सुना होगा आपने, अगर नहीं भी सुना तो जान लीजिए, माउंट आबू बहुत फेमस है। क्यों फेमस है? क्योंकि माउंट आबू पे ऊपर एक मंदिर है। कैसा मंदिर? जैन मंदिर। नाम क्या है उसका? दिलवाड़ा का मंदिर। इसीलिए जो माउंट आबू है ये बड़ा फेमस है। माउंट आबू जो है वो अरावली का सबसे हाईएस्ट पीक है। इसकी जो ऊंचाई है लगभग 1600 मीटर है। ठीक है। ये जो अरावली वाला क्षेत्र है ना आपका, यहाँ पे मिनरल्स विनरल्स भी बड़े अच्छे पाए जाते हैं। ठीक है। जैसे जो राजस्थान में आपने नाम सुना होगा। जब मैं आगे मिनरल्स पढ़ाऊंगा तो डिटेल में डिस्कशन करेंगे, अभी हम लोग ओवरव्यू ले रहे हैं। क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ना ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है जितना मैं डिटेल में जाऊंगा, तो इसलिए मैं वही बताऊंगा जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अरावली क्षेत्र में काफी मिनरल्स पाए जाते हैं, जैसे कॉपर, जिंक, टीन भी पाया जाता है थोड़ा बहुत। तो ये सारी चीजें यहाँ पाई जाती हैं। ठीक है। तो अब कॉपर का सवाल उठता है कि कॉपर कहाँ पाया जाता है, किस क्षेत्र में पाया जाता है, या कोई खदान है, नहीं है, क्या है? तो है, नो डाउट। जिंक के भी हैं, टीन के भी हैं। तो कॉपर का जो खदान है उसको कहते हैं खेतड़ी माइंस, वहां पे है। खेतड़ी माइंस। जिंक के लिए आपने नाम सुना होगा जावर, जावर माइंस, उदयपुर में है। ठीक। और टिन के भी खदान है वहां पे। तो आपको समझ में आ गया कि यहाँ पे आपके मिनरल्स वो मिलते हैं। गुरु शिखर की हाइट लिख लीजिए, एग्जैक्ट हाइट क्या है? गुरु शिखर की माउंट आबू की जो एग्जैक्ट हाइट है ना, 1722 मीटर। मतलब जो आपका गुरु शिखर है, हाईएस्ट पीक, उसकी हाइट क्या है? 1722 मीटर। तो ये आपकी अरावली की कहानियां थी। अब हम लोग बात करते हैं विंध्या। विंध्या क्या, उसके पहले मालवा प्लेटो पढ़ लेते हैं। मालवा का पठार। जस्ट मिनट। मालवा का पठार। ठीक। अब ये इसकी कहानी बड़ा इंटरेस्टिंग है। मैं यहाँ पे थोड़ा सा मैप ऐड कर देता हूँ, समझने में आसानी होगा आपको। हम्म। ये जो हिस्सा है, ये अरावली था। अरावली का जो हिस्सा था, इसके नीचे वाला जो हिस्सा है ना, ये मालवा का पठार कहते हैं इसको। तो जो मालवा का पठार है ना, ये सेडिमेंट्री ओरिजिन का है। अवसादी चट्टानों से बना है। अब अवसादी चट्टान क्या होते हैं? चट्टान जो होते हैं वो तीन तरह के होते हैं, यानी रॉक्स।
छोटा सा ओवरव्यू दे देता हूँ, बाद में डिस्कशन होगा सारा सब कुछ, जियोमॉर्फोलॉजी में पढ़ेंगे हम। पहला होता है इग्नियस रॉक, सेकंड सेडिमेंट्री रॉक, और तीसरा मेटामॉर्फिक। इग्नियस मतलब आग्नेय रॉक, आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान, और मेटामॉर्फिक रॉक। तीन तरह के रॉक्स होते हैं, चट्टान होते हैं। तो जो आग्नेय जो चट्टान होते हैं ना, वो जब लावा निकलता है धरती से बाहर, जैसे मान लीजिए ज्वालामुखी है, यहाँ से लावा निकल रहा है बाहर। जो लावा मान लीजिए यहाँ जम गया ठंडा होके इस एरिया में, ठीक है, या ये जो लावा यहाँ निकला, ये यहाँ जम गया, सतह पे जम गया। तो जो लावा से निर्मित होते हैं वो होते हैं आपके आग्नेय चट्टान। अब सेडिमेंट्री रॉक क्या होता है? सेडिमेंट्री रॉक मतलब जो आपका डेक्का सॉरी मालवा का पठार बना है। ऐसे समझिए कि मान लीजिए कोई लावा की चट्टान थी जो लावा से निर्मित थी, मतलब कोई आग्नेय रॉक थी। समय के साथ क्या हुआ? वेदरिंग और इरोजन हुआ। बिल्कुल होगा। ये चीजें फिर समय के साथ साथ, ये हिस्सा क्या हुआ, ये हिस्सा घट के खत्म होके, यानी ये जो हिस्सा था ये इसका अपक्षय होता गया, और ये हिस्सा ऐसे फैल के यहाँ कुछ फैल गया, कुछ यहाँ फैल गया। तो मान लीजिए समय के साथ हवा, पानी, केमिकल या अलग चीजों के साथ वेदरिंग हुआ, और ये हिस्सा जो ऊपर वाला हिस्सा था, ये समय के साथ यहाँ आके डिपॉजिट हो गया इस एरिया में। मतलब ये आग्नेय चट्टान एरिया बी में थी, लेकिन इसका जो सेडिमेंट था वो समय के साथ आके इस एरिया में डिपॉजिट हो गया, एरिया बी। ये जब सेडिमेंट यहाँ डिपॉजिट हुआ, उसके बाद समय के साथ जो प्रेशर लगा या समय के साथ जो बदलाव हुआ, ये जो चट्टान का रूप ले लिया, तो ये हो गया अवसादी चट्टान या सेडिमेंट्री रॉक, यहाँ बन गया सेडिमेंट्री रॉक्स। यानी अवसादी चट्टानों का निर्माण हो गया। अब फिर सवाल ये उठता है कि मेटामॉर्फिक रॉक क्या होते हैं? मेटामॉर्फिक रॉक कुछ नहीं है, ऐसे समझिए कि ये जो आग्नेय चट्टान है ना, ये आग्नेय चट्टान और ये अवसादी चट्टान, समय के साथ साथ जब प्रेशर, हीट या केमिकल चेंज along with physical change, तो जब ये सारी चीजें हुई, प्रेशर पड़ा, हीट पड़ी, हीट मिला उसको, उसके बाद जो उसमें परिवर्तन आया, जो चेंजेस आए, उसकी वजह से जो उसके रूप परिवर्तन हुआ, मतलब पहले क्या था, लावा से निर्मित था। उसके बाद हमने क्या देखा, वो डिन्यूड होता गया, अवसाद के रूप में वो जमा हुआ सेडिमेंट्री रॉक बना। फिर इन दोनों पे अगर समय के साथ चीजें बदली, प्रेशर, हीट, इन सारी चीजों का एक्शन हुआ, तो इसका जो नया रूप निखर के सामने आया, जो नया रूप निकल के आया, तो उस नए रूप को कहते हैं मेटामॉर्फिक रॉक। ठीक। तो यानी जो अपना मालवा प्लेटू है वो क्या है, अवसादी चट्टानों से बना है। ये आपका अरावली है, उसके नीचे क्या है, मालवा प्लेटू, मालवा का पठार। अब भाई यहाँ सेडिमेंट आया कैसे? मालवा प्लेटू में सेडिमेंट बना कैसे, आके यहाँ सेडिमेंट डिपॉजिट कैसे हुआ? तो कुछ सेडिमेंट तो भाई ये जो अरावली था, इसके अक्षय अपरदन की वजह से कुछ सेडिमेंट यहाँ आके जमा हुए, और कुछ चीजें यहाँ पे पहले से मौजूद थी। तो इन दोनों पे जब चीजें एक्शन किया, जब यहाँ पे प्राकृतिक जो कहते हैं ना कि चीजों ने अपना काम किया, तो ये पूरा एरिया जो था वो सेडिमेंट्री प्लेटू के रूप में मालवा प्लेटू बन गया। तो ये जो मालवा प्लेटू है, इसकी खासियत क्या है कि ये थोड़ा सा जो नरम है, चट्टाने क्या है, नरम है। यानी ये एरिया कैसा है, नरम एरिया है। ये इतना कहते हैं ना स्ट्रांग नहीं है, या इतना इसका ये ठोस नहीं है। उससे प्रॉब्लम क्या हुई? प्रॉब्लम ये हुई, भाई कोई नरम है तो अच्छी बात है ना, कहते हैं ना कि नरम दिल इंसान को होना चाहिए। तो फिर तो खुश होना चाहिए कि चलो कम से कम इंसान नरम नहीं हुए तो पत्थर ही नरम हो गया।
लेकिन प्रॉब्लम हुई यार, क्योंकि जो जिसका कैरेक्टर और नेचर होता है ना, अगर वो अपना छोड़ दे, उसके अपोजिट बिहेव करे, तो कहते हैं ना कि सब लोग उसको परेशान करना शुरू कर देते हैं। जो मालवा का पठार था, ये नरम था। हम बाद में देखेंगे, जब हम कहते हैं ना ड्रेनेज सिस्टम पढ़ेंगे, नदियों के बारे में जब पढ़ेंगे, तो हमें ये देखेंगे यहाँ से 4 नदियाँ निकलती हैं, इस एरिया से। चंबल सॉरी, ये ऐसे मान लीजिए गंगा निकल रही है आपकी, ठीक? यहाँ से यमुना, जो इलाहाबाद में जाके मिल जा रही है किससे? गंगा से। लेकिन इस क्षेत्र से, ये जो क्षेत्र है मालवा वाला, यहाँ से 4 नदियाँ निकल रही हैं। चंबल, सिंध, बेतवा, केन, जो जाके यमुना में मिलती हैं। यमुना की सहायक नदियां हैं ये। तो इन चारों नदियों ने, खासकर चंबल की बात करेंगे, तो चंबल नदी जब इधर इस क्षेत्र से बहती है, तो बहुत ज्यादा क्या करती है, कटाव करती है। कटाव ऐसा वैसा नहीं, मतलब ऐसा कटाव है, मगर इसको मैं समझाऊं ऐसे, जैसे मान लीजिए कि ये कोई क्षेत्र है, ठीक है? मालवा प्लेटू का क्षेत्र है। यहाँ से चंबल नदी बह रही है। जब ये बहती है ना, तो अपने साथ साथ, देखिए कोई भी नदी जब बहती है तो थोड़ा बहुत कटाव करती है, अपने किनारे किनारे वो काटते जाती है, चौड़े होते जाती है, काटते जाती है, ठीक है? लेकिन ये एरिया इतना नरम है, अवसादी चट्टानों से बना, जो ठोस नहीं है, ये बहुत ज्यादा प्रोन है इरोजन के, मतलब अपरदन यहाँ बहुत कॉमन है और बहुत बड़े स्तर पे होता है। नदियां बहती हैं और ये मतलब खड़ा खड़ा, मतलब सीधा मिट्टी गायब कर देती है। एक मिनट, इसको मैं अगर इमेज से आपको दिखाऊं, एक इमेज में इसको ऐड कर देता हूँ। अगर मैं इमेज ऐड कर दूंगा तो ज्यादा क्लियर हो जाएगा पिक्चर आपको। देखिए कुछ ऐसी कहानी होती है, ये देख रहे हैं आप, ये पूरा मिट्टी गायब होगी भाई साहब। ये नदी यहाँ से बह रही है, और इसने ऐसा कटाव किया है, मतलब इतना गहरा कटाव, मतलब पूरा का पूरा मिट्टी गायब, लग ही नहीं रहा है कि नदी ने काटा है ये। ठीक है, इतनी ज्यादा खतरनाक वहां की नदियां होती हैं, इतना ज्यादा अपरदन करती हैं। तो इस अपरदन को कहते हैं गली इरोजन। गली इरोजन कहते हैं। और ये जो फीचर है, ये जो फीचर दिख रहा है आपको, कि मतलब नदी बह रही है, उसने अपने आसपास इतना ज्यादा मिट्टी काट दिया है कि मतलब लग ही नहीं रहा है कि इस नदी ने किया है ये काम। क्योंकि नदी देख के लग ही नहीं रहा कि इसकी इतनी औकात होगी कि ये सब पूरा इतना बड़ा गड्ढा, इतना बड़ा सब कुछ कर दे। इस फीचर को इंग्लिश में कहते हैं रेवाइंस फॉर्मेशन, रेवाइंस का निर्माण होता है। इससे हुआ क्या, इससे हुआ ये ना कि ये जो एरिया है ना, वो खेती के लिए बिल्कुल सुटेबल नहीं है। मान लीजिए मैं किसान हूँ, एग्जाम्पल लेता हूँ। मान लीजिए मैं किसान हूँ, मुझे पता है कि मेरे खेत के बगल से एक नदी बहती है, चंबल नदी। मैं मध्य प्रदेश में रहता हूँ, मालवा रीजन में। मैं अगले दिन सुबह उठा, जब मैं वहां गया खेत पे, मैं देखता हूँ कि मेरा पूरा खेत गायब है भाई। पूरा का रात ही रात में पूरा खेत गायब हो गया। क्या किया नदी ने पूरा खेत काट के ले गई अपने साथ। अपनी पूरी मिट्टी खेत की ले गई काट के। तो वहां पे जब मैं गया तो देखा इतना बड़ा गड्ढा 20 फीट का। भाई कौन खेती करेगा, वो एरिया इतना प्रोन है, इसलिए वहां खेती नहीं होती है। जब खेती नहीं होगी तो लोग बसेंगे ही नहीं। ठीक है, आज के ज़माने में ना ये ऐसा हो गया है कि सबके पास नौकरी है या नहीं है, बिज़नेस है, फलाना-ढिमकाना। पहले क्या था? पहले लोगों के पास मुख्य पेशा क्या था? खेती था। जहाँ खेती पॉसिबल थी, वहाँ लोग बसते थे। नॉर्थ इंडियन प्लेट में इतनी भीड़ क्यों है भाई? इतनी डेंसिटी क्यों है? क्यों यहाँ पे इतना पॉपुलेशन है? क्योंकि यहाँ खेती के लिए सूटेबल है, बेस्ट प्लेस है ये। लेकिन मालवा प्लेटू में ये चीज़ें नहीं अवेलेबल थी। रिवाइन था, गली इरोजन था। चंबल, सिंध, बेतवा के लिए इसका अलग ही खेल चल रहा था। तो वहाँ लोग लोग नहीं बसे। वहाँ क्या है, जंगल वंगल झाड़ पहाड़ ये सब चीजें हैं। लेकिन उससे हुआ क्या, वहां पे कौन बसा फिर? वहां पे बसे डाकू। फिल्मों में देखा है आपने, चंबल के डाकू होते थे। पुरानी फिल्मों में तो हर फिल्म में चंबल के डाकू दिखाए जाते थे, चंबल के डाकू। है ना? चंबल के डाकू हुआ करते थे, जो क्या घोड़े पे बैठ के आते थे, पूरा गांव लूट के चले जाते थे। तो भाई यहाँ खेती नहीं है।
तो दूर दूर जो अगल बगल गांव थे, दूर दूर वहां जाते थे, हफ्ते भर का राशन उठा लाते थे और अपना बैठ के टाइम पास करते थे दिन भर। इनका यही काम था। तो ये एरिया ना सामाजिक तौर पे बिल्कुल अस्थिर था। अब ये स्थिति नहीं है, आज ये स्थिति नहीं है, लेकिन कभी ऐसा हुआ करता था 80s 90s के दौर में। ठीक है, तो पहले की जो मूवीज थी आपने देखा होगा, उसमें प्राइमरली जो डाकू दिखाए जाते हैं चंबल के डाकू दिखाए जाते हैं। अब ये कंडीशन नहीं है, क्योंकि अब सरकार ने काफी वहां कदम उठाए हैं, तो वहां के एरिया को जो प्रॉब्लम थी, वहाँ के एरिया को रिक्लेम कर लिया गया है। वहाँ पे फॉरेस्टेशन, प्लांटेशन सब कुछ किया जा रहा है। एग्रीकल्चर ही पॉसिबल है। ठीक है, नई टेक्निक से, हेल्प से। ये कुछ कहानी थी आपकी मालवा प्लेट्यू की। तो हमने दो चीजें देख ली। हमने क्या देखा? हमने अरावली के बारे में देख लिया, हमने मालवा प्लेट्यू के बारे में देख लिया। अब नेक्स्ट टॉपिक में, मतलब नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे विंध्या के बारे में और छोटा नागपुर प्लेट्यू के रीजन के बारे में। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।